बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे टॉपिक्स हैं जो कि एमडीकैट और एएफएनएस में हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। बेटे, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा, सबसे पहले इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने और कब किया था। 1886 में गोल्डस्टाइन जो था उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, जैसे कि आपको इधर शो हो रहा है। ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब और उसमें उसने एक गैस फिल कर दी थी और उसका प्रेशर जो है वो बड़ा इसने लो रखा था, लो प्रेशर। ही केप्ट द प्रेशर लो। देन बेटा, इसमें मेन बात यह है कि जब उसने कनेक्ट किया टू इलेक्ट्रोड्स को, एक फर्स्ट वन इज़ द एनोड जो कि आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा है इट इज़ द कैथोड। बट इन दिस केस इट इज़ परफोरेटेड कैथोड। तो परफोरेटेड मीन्स कि इसमें जो है वो होल्स थे, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो जो पॉजिटिव आयंस जब आयनाइज हुई वो वाली गैस या उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे दे आयनाइज कम्प्लीटली। तो पॉजिटिव आयंस स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करना शुरू कर दिए, और जो नेगेटिव आयंस थे वो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड, ठीक है। तो जब इसमें से वो उसके होल्स में से गुजरे तो उसने जो है इधर एक ग्लो महसूस किया। ही सॉ ग्लो, लाइट जो है ना उसको शो हुई। तो क्योंकि ये रेज जो है वो इस एक कनाल की शक्ल में जो है वो आ रहे थे, सो इन नेम देम एज कैनाल रेज। बट लेटर इट वाज डिस्कवर्ड कि वो एक्चुअली में क्या थे, हमारे पास पॉजिटिव आयंस थे। और वो हमारे पास पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं जी? दीज आर प्रोटॉन्स। कि वो जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स आ रहे थे विच आर मूविंग टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड, और जिन्होंने ग्लोड प्रोड्यूस किया था, तो ये हमारे पास देज वर नेम्ड एज प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स की जो है ना नेचर या उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी विच दे डिपेंडेड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड। नेचर ऑफ गैस यूज, जो भी गैस आपने उसमें डिस्चार्ज जो में यूज़ की गई थी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटॉन्स जो हैं डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन इट, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो, उनका मास कितना होता है? mass of proton is equal to 1836 times as that of electron। mass of electron से 1836 गुना जो है वो ज़्यादा प्रोटॉन का मास होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो नियरली इक्वल होता है, ठीक है। एंड इट कैन आयनाइज गैस, ये क्या कर सकता है, इट कैन आयनाइज गैसेज इजली, उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकता है। और इसका चार्ज कौन सा है, चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज़ द आंसर, लेकिन विद साइन पॉजिटिव। सेम चार्ज है बट विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर इसके मास की बात करें तो किलोग्राम में कितना है और एएमयू में कितना है वैल्यू। किलोग्राम में इसकी वैल्यू है 1.627,
इनकी 10 की पावर -27 kg kilogram, and in AMU it is 1.0073 AMU. ठीक है, देन मूविंग ऑन, न्यूट्रॉन का भी अगर हम देख लें इसी के साथ साथ, तो बेटा न्यूट्रॉन जो है वो इट हैज़ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, mass equal to that of proton, और उस mass की वैल्यू क्या होती है kg में 1.67, 10 की पावर -27 kg, ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ वो पॉइंट के बाद आगे डिफरेंस आता है, जबकि AMU में 1.0087 AMU, वहाँ पे 73 AMU है, यहाँ पर 87 AMU है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अच्छा, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, ये भी MCQ पूछा जाता है। चैडविक ने डिस्कवर किया था, चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये टॉपिक हम फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं, इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने अपनी जो है वो थ्योरी पेश की, और उसमें उसने कहा कि जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है उसको उसने एक्सप्लेन किया कि रेडिएशंस जो हैं वो इमिट कब होती हैं और अब्जॉर्ब कब होती हैं इन केस ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसी लिहाज से उसने उनकी एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ के बारे में भी डिस्कशन की, और उनके बारे में फार्मूलाज बताए कि ये चीज़ें जो है ना वो आपके रेडिएशंस की या एनर्जी की इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एनर्जी इज़ रिलीज एंड अब्जॉर्ब्ड, किसी भी एटम में से या इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी का रिलीज़ होना या अब्जॉर्ब होना वो तब होता है जब वो इट जम्प्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वन स्टेट क्या हो सकती है, वो आपके पास लोअर स्टेट भी हो सकती है और हायर स्टेट भी हो सकती है। लोअर से हायर भी जा सकता है और हाई से लो भी आ सकता है। अगर तो वो लो से हाई जाएगा देन इट विल अब्जॉर्ब एनर्जी, जबकि अगर वो हाई से लो की तरफ आ रहा है सो एनर्जी इज़ रिलीज्ड एट दिस मोमेंट। ठीक है, और एनर्जी जो है वो उसमें इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो रिलीज़ होती है, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। शाबाश, दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा। तो एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी के लिए इधर जो सिंबल यूज़ होता है इट इज़ म्यू, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, इट इज़ एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है MCQ में, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ 6.627 6 इंटू 10 की पावर -31 जूल सेकेंड, एंड सॉरी -34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू एच म्यू जो है वो बराबर होता है C/λ के, तो इससे हमारे पास जो रिलेशन बनता है इट इज़ E इज इक्वल टू hc/λ, और एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेवलेंथ।
ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम एंड वाइस वर्सा। देन मूविंग, अगर हम इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें, बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में, और वो ऑर्बिट्स क्या होते हैं हमारे पास, सर्कुलर होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व ओनली इन दीज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है वो बराबर होता है mvr, वो बराबर होना चाहिए nh/2 पाई के मल्टीपल के बराबर। मल्टीपल यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, वो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी उसका मल्टीपल ही है h/2 पाई का। ठीक है, तो हमारे पास h/2 पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो mvr जो है वो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑर्बिट का जो मोमेंटम है वो आपने इसने डिस्कस किया अपने इस पोस्टुलेट में। फिर उसने कहा कि जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जस्ट वेट जी, तो अगर तो वो हाई से लो की तरफ जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, and if it jumps from lower orbit to higher orbit, then energy is absorbed। जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी पहले अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और फिर वो मूव करेगा। एंड दैट चेंज इन एनर्जी लेवल पहले वाला और दूसरे वाले के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास बराबर होता है E = h/μ के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो बोहर ने रेडियस उन ऑर्बिट्स का भी डिस्कवर किया और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो आप लोगों ने याद कर लेनी है फॉर MCQs। तो बेटा फार्मूला, जनरल फार्मूला ये है, Rn = 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n²। हेयर n इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, n 1 होगा तो फिर हमारे पास R1 = 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम। हेयर एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसी तरह से R2 जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर निकल आएगा 2.11 एंगस्ट्रम, एंड R3 विल बी 4.75 एंगस्ट्रम। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ आपके पास होगा इट विल बी 8.4 एंगस्ट्रम, एंड द फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस होगा 13.22 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू है और जो सेकंड थर्ड वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास इसके लिए MCQs में पूछा जाता है। देन मूविंग ऑन, इट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हमने फिज़िक्स के टॉपिक में पढ़ा सेम वही टॉपिक इधर आ गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है या एटम जंप करता है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इट हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ कौन सी होगी, वो एक एनर्जी या रेडिएशन की सीरीज़ कौन सी स्पेक्ट्रल रीजन में लाई कर रहा है। द लाइंस जो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आती हैं वो आपको कहते हैं, हम उनको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपके पास पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती है, वेदर इट इज़ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वेदर इट इज़ द इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर विजिबल रीजन में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका ये होता है याद करने का, तरतीब GXU विमरा। तो बेटा याद रखिएगा कि ये आपके पास आ जाती है गैमा, अगर हम फुल फॉर्म्स लिखें सबसे पहले, एंड X इज़ द एक्स-रे, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट,
V is for visible region, I is for infrared, M is for microwaves, R radio waves, and A is for alpha rays, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। जो भी एनर्जी वेवलेंथ का रिलेशन है वो हमने अगर डिटरमिन करना है विद द हेल्प ऑफ सम शॉर्टकट मेथड, तो जी एक्स यू विमरा इज़ द बेस्ट मेथड। ये आपको मैंने नेम्स बता दिया। अगर मैं दोबारा से इसको राइट करूँ और उससे रिलेटेड अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है वो डिटेल से याद कर सकते हैं। सो वी हैव जी एक्स यू विमरा। बेटा याद रखना है कि यहाँ से यहाँ की तरफ अगर हम जाएं, वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती है। वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज़ करती है। और जहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी, ये हमने पढ़ा आज, वहाँ पर एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है, सो एनर्जी इज़ डिक्रीजेज। जबकि इधर की तरफ अगर हम मूव करें तो उसका उलट हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीजेज एंड द एनर्जी इंक्रीजेज। तो ये जो है सबसे ज़्यादा गैमा रेज जो है, इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी with the lowest wavelength, जबकि अल्फा रेज जो है वो हमारे पास, या ये वाली जो रीजन है, इट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, जबकि एनर्जी जो है इनकी इट इज़ द लोएस्ट। ठीक हो गया? तो अब हमने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होते हैं, हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड स्टेट से हमारा लोएस्ट स्टेट में आता है तो फिर उसमें कितने रीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी ड्रॉ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये भी आपके पास ऑर्बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ द ग्राउंड स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं कि N1 है, और ये क्या हमारा N2, इट इज़ N3, इट इज़ N4 एंड इट इज़ N5, एंड इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा N इन्फिनिटी है। ठीक है? तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर ऑर्बिट 1 में आता है, चाहे वो 5 से आ रहा है, चाहे वो 4 से आ रहा है, वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम 3 या फिर 2 से आ रहा है, या फिर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो जो भी आपके पास रेडिएशन इमिट करेगा, इट इज़ नोन एज लाइमन सीरीज। इट इज़ नोन एज, ओहो, उसको कहेंगे बेटा हम लोग लाइमन सीरीज। ठीक है? जब भी आपके पास N1 में आएंगे इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है, जब बेटा N2 में जंप करता है, इट इज़ बाल्मर सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज बाल्मर सीरीज। N3 में जब जंप करता है, इट इज़ नोन एज पैशन सीरीज। एंड N4 इट इज़ नोन एज ब्रैकेट सीरीज, यानी कि N4 में वो आएगा जंप करके। और N5 में जब अगर आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी या किसी भी हायर ऑर्बिट से, सो द सीरीज इज़ नोन एज पी फंड सीरीज। तो बेटा याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज़ है उसकी जो रीजन है, जो आपके पास रेडिएशंस आती हैं, इट इज़ इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। एंड द नेक्स्ट वन बाल्मर सीरीज़, ये हमारे पास विजिबल रीजन की स्पेक्ट्रम को शो करता है, जबकि पैशन, ब्रैकेट एज वेल एज पी फंड, ये तीनों जो हैं ये हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करती हैं। यानी कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो फिर कोई ना कोई रेडिएशन इमिट होगी। तो अगर तो वो 1 की तरफ आ रहा है तो दैन इट इज़ नोन एज लाइमन सीरीज़, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करेगी। इफ़ इट इज़ एंड 2 में आ रहा है तो फिर वो बाल्मर सीरीज़ है, इट इज़ इन विजिबल रीजन। एंड देन पैशन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये तीनों जो हैं आपके पास इंफ्रारेड रीजन्स को बिलोंग करती हैं। ठीक हो गया? Moving on, next is the important chapter, important topic. It is quantum numbers.
बेटा क्वांटम नंबर्स हमारे पास वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन देती हैं। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी, तो जिनको सॉल्व करने के लिए ये क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वांटम नंबर, इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं n से। एंड देन इज द एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, it is represented by L. The third one is the magnetic quantum number, it is represented by M. And the last one is the spin quantum number, it is represented by S. ठीक है, तो बेटा अगर हम इसका एक टेबल बनाएं कि n और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं ऑर्बिट के लिहाज से, तो याद रखिएगा कि पहले मैं ज़रा आपको ऑर्बिट और उनका शेल, सब शेल, उनका डिफरेंस बताता हूँ। ऑर्बिट और शेल इट इज़ द सेम। ठीक है, मेजर हमारे पास ऑर्बिट होते हैं और शेल होते हैं, जो आप समझ लें बड़े कमरे जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ऑर्बिट या शेल है वो बड़े कमरे हैं, उनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनको हम कहते हैं सब शेल, जिनको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं। और आपने याद रखना है कि एक सब शेल में हमेशा जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये एक ऐसा कमरा है, छोटा कमरा है, जिसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब जितने सब शेल किसी भी शेल के पास होंगे उतने ज़्यादा 2-2 करके वो इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट अपने अंदर कर सकता है। क्लियर? और सब शेल के भी आगे जो है वो शेप्स या फिर फॉर्म्स होती हैं। सब शेल की भी क्या होती हैं, शेप्स या फिर फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिट या शेल वो बड़ा एरिया जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है, बड़े कमरे एक तरह से आप समझ लें, और उन्हीं का छोटे पोर्शंस जो हैं दीज आर द सब शेल। और एक सब शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट करता है या वो एग्जिस्ट करता है। और सब शेल के भी आगे शेप्स और फॉर्म्स होती हैं, दीज आर नोन एज ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स की बेटा हैविंग सेम एनर्जी, अगर वो ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास शेल जो है सबसे पहला, इट इज़ के शेल, नंबर 1, नंबर 2 एल शेल, नंबर 3 इट इज़ एम शेल, एंड नंबर 4 इट इज़ एन शेल। अगर हम इसके क्वांटम नंबर एन की बात करें कि एन की वैल्यू क्या है इसकी, तो के की वैल्यू बेटा 0 होती है, एल की वैल्यू इट इज़ 0 और 1, एम के लिए वैल्यूज़ होती हैं 0, 1 एंड 2, एंड एन की वैल्यू होती है 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास, सॉरी ये एन की वैल्यूज़ है, एन जो है वो आपके पास इधर, अच्छा बेटा अब देखें शेल और क्वांटम नंबर्स की हम ज़रा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। शेल हमारे पास होता है जी के, एल, एम एंड एन। ये मेजर हमारे पास शेल्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखना है कि के शेल जो है उसमें सब शेल कितने आ सकते हैं और कौन कौन सा आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल आता है, और वो कौन सा आता है, एस सब शेल आता है। मैं ज़रा इसको सेट कर दूं जी, एस सब शेल जो है ना वो आएगा। अच्छा, साथ साथ अगर हम इनके शेप्स के बारे में बात करें, एस सब शेल जो है वो आपके पास इट इज़ स्फेरिकल इन नेचर। ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। जबकि दूसरा वाला हमारे पास होता है बेटा पी सब शेल। एस सब शेल के कोई ऑर्बिटल्स नहीं होते आगे, इट हैज़ नो ऑर्बिटल्स, या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उसके कोई भी नहीं होते। पी सब शेल आपके पास होता है, इट इज़
डम्बल शेप, इट इज डम्बल शेप, ठीक है। और इसके हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। थर्ड वन जो होता है वो हमारे पास होता है डी सबशेल। डी की शेप होती है सॉसेज टाइप या फिर डबल डम्बल, ठीक है। और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स और ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ डी ऑर्बिटल। और चौथा हमारे पास होता है जी एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल। तो एफ सबशेल जो है वो हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, हम उसको कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स शेप होती है। और इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और हर ऑर्बिटल में जैसे मैंने आपको बताया एक सबशेल में या एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस में कितने आ जाएंगे? क्योंकि इसमें के में सिर्फ एस है और एस में आ सकते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके बाद और कोई उसमें कमरा नहीं है। पी में आ सकते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा कि पी जो है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी के 6 हो गए। डी के बता 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिजाइड कर सकते हैं डी सबशेल में। तो डी जो है वो क्योंकि 5 उसके पास है, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 10। एफ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं टोटल, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं और 7 में आप 2-2 ऐड करें तो फिर आपके पास ये 14 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हर सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये छोटे छोटे कमरे की बात हो रही है, यानी एस में एक ही है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी के 3 आगे हैं तो वो हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन, डी के 5 और हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के 14, ठीक है। अब हर बड़ा कमरा जो है ना उसके अंदर कितने कितने एस हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, उसके लिहाज से हम शेल के लिहाज से उसको डिवाइड करते हैं। के में सिर्फ एस शेल होता है, एल में जो है 2 शेल होते हैं, एस और पी। एम कंटेन्स एस पी एंड डी, और एन में होता है एस पी डी और एफ, ये 4 होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, के में सिर्फ एस है और एस में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो के में भी कितने आ गए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में बेटा एस भी है, पी भी है, एस में 2 आ गए, पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, 2 में 6 ऐड किया तो कितने हो गए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। एम में आपके पास 3 जो है ना वो सबशेल हैं, एस पी और डी। एस में सर 2, पी के 6 एंड डी के 10। हम लोग इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? इट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। लास्ट हमारे पास एन शेल है, एस के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14। तो बेटा ये काउंट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 32 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपने याद रखना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने होते हैं? 8 और एम में 18 एंड एन कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ और लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज का इस चैप्टर का, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से शेल में, अब कौन से ऑर्बिटल में पहले एग्जिस्ट करेंगे या फिर बाद में आएंगे, कौन सी तरतीब लगेगी। तो इनकी फिलिंग को जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स, कि कौन से शेल में पहले आएगा, वेदर इट इज़ द के शेल, वेदर इट इज़ द एस शेल। तो वो हमारे पास उसकी अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स है जो कि इसको मेनली जो है वो एक तरह से रिलेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑफ बॉय प्रिंसिपल, द सेकंड वन इज़ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
एंड द थर्ड वन इज द हुंड्स रूल। तो बेटा ऑफ बॉय प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने तभी फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, यानी कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जो कम एनर्जी वाला है पहले लो एनर्जी वाले लेवल वो पहले फिल होंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, ऑफ बॉय प्रिंसिपल कहता है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स के करीब, न्यूक्लियस के करीब जो शेल है, इट इज़ द एनर्जी विद उसकी लो होती है, जबकि जैसे जैसे हम जो है ना वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ते रहते हैं तो आपके पास हाई एनर्जी स्टेट्स जो है ना वो ऊपर की तरफ आती हैं। तो जो शुरू वाली है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल किया जाता है एंड देन बाकियों को साथ साथ फिल किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द ऑफ बॉय प्रिंसिपल। अच्छा, उनके लिए एक और रूल है कि ऑफ बॉय प्रिंसिपल में एनर्जी इंक्रीजिंग वैल्यूज किस रूल के अकॉर्डिंग होती है, एन प्लस ए रूल के अकॉर्डिंग। कि एन वैल्यू और एल वैल्यू जो है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इसको सॉल्व करना होता है। एन की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू बेटा एन होती है वन। एन की वैल्यूज अगर हम देखें तो ये याद रखना है एन और एल की वैल्यू। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा वाला पहले जो है ना आएगा इसमें से। जैसे एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, के एल एम एंड एन। तो बेटा एन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के की होती है 1, एल की होती है 2, एम की 3 एंड फॉर एन इज़ 4। एल वाली जो है ना वो एक कम होती है यानी 0। एल वाली क्या होगी, वो आपके पास कैपिटल एल की वो 1 होगी। एम की वैल्यू क्या होगी, एक कम यानी 2, और एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी। ठीक है, तो बेटा याद रखना है कि जो ये एस की वैल्यू है, ये आपके पास पी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको ऑप्शंस देंगे, कहेंगे कि 3s जो है वो पहले फिल होगा या फिर 4s फिल होगा या फिर वेदर इट इज़ द 3p या फिर 4p फिल होगा। तो आपने उनकी वैल्यूज़ को देखना है। सबसे पहले n प्लस एल करना है, n ये वाला और s l जो है ना वो आपके पास s की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी 3 प्लस 0 वो आपके पास आ गया 3। इधर 4 है, 4 आपका एन जो प्रिंसिपल नंबर होता है वो वही नंबर होता है, ये जो 4 जो है वो एन है। ठीक है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना ऑर्बिट को, एन को, लेकिन जो 4 हमारे पास नंबर होता है वो आपके पास प्रिंसिपल नंबर ही लिखा हुआ है। तो एन प्लस एल की वैल्यू एस है, एस के लिए एल की वैल्यू होते हैं 0, 4 का 4। अच्छा 4p, पी के लिए जो है एल की वैल्यू क्या है 1, तो वो 5 हो गया, और इधर भी p की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास 3s है, तो 3s को सबसे पहले फिल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द n प्लस एल वैल्यू। n वैल्यू कौन सी होती है, जो भी नंबर लिखा होता है वेदर इट इज़ 1s 2s 3s, वो आपके पास n वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो अकॉर्डिंग टू द सबशेल होता है, यानी s का जो वैल्यू है इट इज़ 0, p की 1 होती है, d की 2 और f की 3 होती है। देन मूविंग ऑन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करना है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो एक ऑर्बिटल में, अभी हमने बात की कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमरा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी होती है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास 2 वैल्यूज रहता है, या तो वो पॉजिटिव 1/2 होता है या फिर वो नेगेटिव 1/2 होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहना है तो वो सेम स्पिन के साथ, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के साथ, तो सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकता बल्कि उनकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, जैसा कि इधर है। अगर तो वो ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ये भी रॉन्ग है, और इसी तरह से अगर नीचे की तरफ उसकी स्पिन है इट इज़ रॉन्ग। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जब भी इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, इनकी जो है स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ Pauli's exclusion principle, and the third one is Hund's rule.
हुंड्स रूल बेटा क्या कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताया कि वही सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, दीज आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। एस के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डीजेनरेट? कोई भी नहीं होता, ज़ीरो। पी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हमने पढ़े? 3 पढ़े, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जबकि डी के हमने 5 पढ़े, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। और एफ के बेटा हमने कितने पढ़े? 7 ऑर्बिटल्स पढ़े, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो हुंड्स रूल कहता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आप उनको एक के अंदर ही फिल नहीं कर देंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 जो है ना पी के ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मैंने इसमें फिल करने हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा कि पी एक्स में ही जो है ना वो दोनों के दोनों ऐसे जो है ना वो फिल कर दूँ, ऐसा नहीं है, इट इज़ रॉन्ग। तो कहते हैं कि आपने पी एक्स, पी वाई और पी जेड जब आपके पास बाकी भी बचे हुए हैं तो आपने एक एक जो है ना पहले फिल करना है सब में। जब ये एक एक करके फिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक एक स्पिन के साथ वो इसमें फिल कर देंगे। एंड देन आपने जब आपने चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो आपने इसके अंदर डबल करना है, और फिर इसको डबल करेंगे 5 के लिए, और फिर इसको डबल करेंगे 6 के लिए। ठीक है, तो हमेशा जो है ना वो आपने जब भी ऑर्बिटल्स होंगे तो आपने अकेले अकेले पहले उनको फिल करना होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को, एंड देन आप जो है ना वो जब आपके वो हाफली फिल्ड हो जाएंगे और फिर उसके बाद उसको डबल जो है ना वो करेंगे। तो इसी तरह से एक और ये रूल बताता है कि जो पार्शली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स, और इसी तरह से बेटा कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल्स, वो हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं। दीज आर मोर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है पार्शली फील्ड की, यानी कि पी के साथ अगर तीनों में एक एक आ जाएगा तो ये मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू के पी एक्स, पी वाई और पी जेड में अगर ये 2 थे और एक जो है वो पीछे था तो फिर वो वाला जो है ना वो हम इधर पुट कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो सके। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो 3D ऑर्बिटल होता है, याद रखना है ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 3D सबशेल ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम में भी पार्शली फिल्ड होते हैं और कॉपर में भी वो उसको कंप्लीटली फिल किया जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें डी में 5 होते हैं, ठीक है, सॉरी क्रोमियम की केस में डी में जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पार्शली यानी डी में तो कितने होने चाहिए टोटल? 10 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। पार्शली का मतलब आधे 5 होने चाहिए। तो वो क्या करता है, एक पीछे वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेता है जो डी से पहले वाला 3D था, उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिटल होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि उधर एक रह जाए, उधर 2 थे तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ताकि वो क्या हो सके 5 हो सके, पार्शली फील्ड हो जाता है और वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। कॉपर भी यही करता है, उसके पास जो है ना 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3D में। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्बिटल उधर से लेगा और उसको जो है अपने अंदर ऐड कर लेगा ताकि वो कम्प्लीटली फील्ड बन जाए, और कम्प्लीटली फील्ड वाले की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो बेटा याद, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।